Assalamu alaikum students. शुरू करते हैं आज का काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप बच्चों में से जिन बच्चों ने मुझे अपना नंबर सेंड किया था, मैंने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया था और उन बच्चों को जो है मैंने कल का जो लेक्चर था वो भी सेंड कर दिया था। तो होप के बच्चों ने देख लिया होगा। मैंने आप सब बच्चों से कहा था कि अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैंने एक नंबर दिया था। मैंने कहा था उसका नाम, नेम और टाइमिंग और बैच लिख कर भेजें। तो अभी भी अगर कुछ बच्चों को इसमें है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हूँ। थोड़ा अप एंड डाउन रहता है लेकिन शुक्र अल्लाह का पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। और बस किसी वक्त थोड़ा सा होता है मसला, स्क्रीशन हो जाता है। जी, तो आज हम इंशाल्लाह करेंगे अप्रोचेस टू सेल प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अभी स्लाइड शेयर करने के लिए मुझे इनेबल नहीं किया। सर कहाँ है आप? करने लगे आप? स्लाइड शेयर नहीं हो रही, ज़रा इनेबल कर दीजिए स्लाइड्स को। ओके सर, वो मैंने कहा है शायद साहब को। थैंक यू। सर कर दिया, अब आप कर सकते हैं शेयर। जी थैंक यू। जी, तो शुरू करते हैं हम अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम अपने काम का आगाज़ करते हैं जी। तो लेट पुट द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमने जो है वो टॉपिक जो आज पढ़ना था वो है आपका जो है वो अप्रोचेस टू सेलिंग प्रोडक्ट, अप्रोचेस सेलिंग प्रोडक्ट्स। ये 4 तरह की अप्रोचेस हैं, जिसके अंदर सबसे पहले
जो तरीका कार है वो है सेल्स ओरिएंटेशन का, फिर मेथड है आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेशन का, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, और लास्ट जो आएगा वो आ जाएगा आपका मार्केट ओरिएंटेशन। इसके अंदर सबसे पहले तो हम करते हैं सेल्स ओरिएंटेशन से काम का आगाज करते हैं। तो देखिए ओरिएंटेशन से मुराद हम लेते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। इस बिजनेस इज वन ऑफ हैज अडॉप्टेड अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है इसके अंदर, सेल है, प्रोडक्शन है, और सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ आती है वो आती है सेल्स ओरिएंटेशन। सेल्स ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक रवायती सा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि मेजर टास्क जो है वो है परसुएसिव कम्युनिकेशन, अग्रेसिव एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन, ताकि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके कस्टमर के आगे। तो इसको हम कहते हैं ये सेल्स ओरिएंटेशन है। जैसा कि अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो एक थोड़ा सा आपको थीम समझ आता है कि बुनियादी आइडिया ये है कि आप सेल करना चाहते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को कस्टमर के आगे बेचना चाहते हैं। तो यू वांट टू सेल द गुड्स इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर के आगे आप चीज़ों को बेचना चाहते हैं। तो इसके अंदर बुनियादी आइडिया ये है कि यू वांट्स टू मेक इन कांटेक्ट, यानी बेसिकली कस्टमर कम्युनिकेशन बेसिकली है, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करके और अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इसको सेल्स ओरिएंटेशन कहते हैं। सेल्स टीम एंड सेल्स मैनेजर इज फोकल पॉइंट ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस में सेल्स टीम और सेल मैनेजर जो है फोकल पॉइंट हैं, जिनका काम यह है कि चीज़ों को बेचना, सेल करना। और इस अप्रोच में हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट पहले से डिज़ाइन है, चीज़ें पहले से हो चुकी हैं, हमारा काम जो है वो सिर्फ एक ही अप्रोच है कि जो है इसको बेचो। तो बिलीव इन गुड सेल्स टीम, यानी उनके नज़दीक ये है कि अगर आपके पास अच्छी सेलिंग स्किल है तो आप जो है वो किसी भी चीज़ को बआसानी बेच सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली इन्फ्लुएंशियल method of inspiring the customer and make him his mind to buy this, कि यहाँ पे जो आर्ट है वो ये है कि कस्टमर का ब्रेन जो है उसको वॉश करना है और उसको इस काबिल करना है या उसको इस तरफ कन्वर्ट करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। बुनियादी चीज़ ये है। तो ऑर्गेनाइजेशन सेट अबाउट इंक्रीजिंग डिमांड, इन्वेस्टिंग हैवीली ऑन सेल्स टेक्निक। यहाँ पे फर्म एक बड़ा पैसा लगाती है सेल्स टेक्निक के ऊपर, पर्टिकुलरली पर्सनल सेलिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे, सेल्स प्रमोशन पे, इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द प्रोडक्शन एंड ब्रांडिंग। प्रोडक्शन और ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करती है। यानी यहाँ मकसद ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो हमने हर सूरत बेचना है, जल्दी से अग्रेसिवली मार्केट को कूप अप करना है, मार्केट को कैप्चर करना है, और जितनी जल्दी हो सके वाया एडवर्टाइजिंग, वाया प्रमोशन, वाया पर्सनल सेलिंग हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट के कोने कोने तक पहुंचा देना है और जितनी जल्दी हो सके मार्केट को कैप्चर करना। तो ये है सेल्स ओरिएंटेशन, जज्बाती किस्म का फैसला है। बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के साथ जाना, बड़ी सेल्स बजट के साथ जाना, बड़ी टीम के साथ जाना और प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना, ये बुनियादी आइडिया है सेल्स ओरिएंटेशन का। हाँ, इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, उस पर मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मोस्ट एग्रेसिव अप्रोच है।
तो सबसे पहली तो बात यह है कि क्या हमें ये बात समझ आई है। अगर बात समझ आई है तो आप एक जी लिख के एंटर कर दीजिए कि आपको समझ आई है कि सेल्स ओरिएंटेशन है क्या। तो सेल्स ओरिएंटेशन को मुख्तसरन आप क्या कहेंगे, हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है और बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग के लिए जितना बजट होगा लगाएंगे, एक बड़ी सेल्स टीम हायर करेंगे और मार्केट में फौरी तौर पे पेनिट्रेट करेंगे और प्रोडक्ट को मुमकिन हद तक सेल करेंगे। अब जहाँ तक सवाल है कि इस अप्रोच में ड्रॉबैक क्या है, देखिए इस अप्रोच का ड्रॉबैक जो है वो सबसे पहला ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इस अप्रोच में कोई सिस्टमैटिक अटेम्प्ट नहीं की गई कि कस्टमर की नीड को समझा जाए। यानी सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि कस्टमर की नीड को नहीं समझा गया तो क्रिएट प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई। आपने डायरेक्ट एक प्रोडक्ट बनाया है और उसको बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है दूसरी चीज जो है वो ये है कि एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलाइज ऑन इंटेंसिव सेल्स टेक्निक, जिसकी वजह से इंटेंसिव सेल्स टेक्निक पे बेस करना पड़ा और इसका इम्पैक्ट जो है वो है आपका एक बहुत बड़ा बजट ऑफ सेल्स का बजट आपको बहुत ज्यादा करना पड़ा, ठीक है जी। और आपको बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना पड़ा। एक तो बात, अब एक बात इसके अंदर और नजर आती है कि ये तो ठीक है कि सिस्टमेटिकली कस्टमर नीड असेस ही नहीं की गई, उसके बाद आपने ये देखा ही नहीं कि रिलाय किस पे कर रहे हैं, आप इंटेंसिवली सेल्स टेक्निक की तरफ चले गए, लेकिन आपने सोचा ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई वे आउट हो सकता था और एक बड़ा बजट खर्च कर दिया। लेकिन एक बात है कि वंस आप सेल्स करने में कामयाब हो गए, वंस यू सक्सेसफुल इन सेल्स, अगर आप सक्सेसफुल हो गए सेल्स करने में तो क्या आप कामयाब हो जाएंगे? क्यों बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट्स में बताइए कि अगर आप सेल्स करने में कामयाब हो गए तो क्या आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? नो। उसकी वजह यह है कि अगर बिल पर तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है कि नो, बिल्कुल ठीक जवाब है। उसकी वजह यह है कि इन केस बहुत लकी हुए कि कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके चांसेस बहुत कम है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये शायद कस्टमर इसको इतना लाइक ना करे, डिसलाइक करे। तो होगा इसका इम्पैक्ट ये कि आप ये जानते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो 3 से 4 लोगों से जाके कहता है कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, इसे खरीद लो। लेकिन डिससेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो कम से कम जाके जो है वो 10 से 15 लोगों को कहता है कि ये चीज़ ना लेना, इसलिए कि पेन में लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं और सेटिस्फैक्शन में लोग मस्त हो जाते हैं। तो जो बंदा मस्त है वो कम लोगों को बताएगा, लेकिन जिसको तकलीफ है वो बड़ा शोर मचाएगा। लिहाजा पेन में लोग ज़्यादा चिल्लाएंगे और नतीजा ये होगा कि दोबारा आपका ये प्रोडक्ट पिट जाएगा। ये इसका अग्रेसिव मसले का नुकसान हो सकता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे टोयोटा है, इसी तरह जो है वो बड़ी कंपनीज हैं, BMW हैं, ये बड़े एहतियात से अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो पहले एक कंट्रोल्ड मार्केट में लेके आते हैं। यानी जहाँ तक मैंने पढ़ा और समझा कि टोयोटा सेवरू के नाम से गाड़ी में वो इनोवेशन करता है जो टोयोटा में लाना चाहता है,
لیکن ایک چھوٹے سیمپل کو بنا کے ایک چھوٹی مارکیٹ میں پہلے بیچتا ہے، اور وہاں سے فیڈ بیک لینے کے بعد وہ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ آگے اپڈیٹ کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنا برانڈ امیج جو ہے بہت اچھی طرح مینٹین کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ٹیکنیک ہے اس کے اندر برانڈ بن بھی تو کم ہی سکتا ہے، لیکن برانڈ جو ہے وہ پٹ بہت زیادہ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک سیریس ایشو ہے۔ اگر ہمیں کسی اچھے طریقے سے اسے چلانا ہے تو ہمیں اس کو یقیناً ایک بہتر طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ تو ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کا کوئی یہ ٹھیک آپ بول سکتے ہیں؟ جی سر، یہ سیکنڈ کی نہیں سمجھ آئی ڈرا بیکس کی، وہ سمجھا دیجیے۔ ہیلو جی جی سر، یہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے جب آپ نے شروع کیا نا تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اینڈ سے پھر نہیں سنا، تھوڑا ہلکا سا بتا دیجیے سمجھ سے۔ اچھا چلیں اور کوئی بچے؟ اچھا، تو بچوں بات میں یہ کر رہا تھا آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اپروچ میں آپ بیچنے تو چل پڑیں، لیکن سسٹمیٹیکلی پروڈکٹ بنانے سے پہلے کسٹمر کی نیڈ انالیسس ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ دوسری بات جو ہے اس کے اندر یہ ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ انٹینسو سیلز جب کی تو اس کے لیے سیلز بجٹ بھی بڑا رکھنا پڑا، سیلز ٹیم بھی بڑی رکھنی پڑی، تو آپ نے ایک بڑا خرچہ کر دیا، آپ نے بہت بڑا خرچہ کر دیا، تو یہ آپ کے لیے خاصا بڑا ایکسپینس ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غلطی سے یہ پروڈکٹ کسٹمر نے ایکسیپٹ نہ کیا اور آپ نے اگریسو مارکیٹ کر دی تو جتنی تیزی سے آپ جا رہے ہیں اس سے ڈبل تیزی سے آپ پٹ جائیں گے۔ اور میں نے اس کی مثال دی کہ سیٹسفائیڈ ورکر اکارڈنگ ٹو ریسرچ 3 سے 4 لوگوں کو کہتا ہے یہ پروڈکٹ اچھا خرید لو، اور ڈس سیٹسفائیڈ کسٹمر جو ہے وہ 10 سے 15 لوگوں کو روکتا ہے کہ یہ پروڈکٹ نہ لینا، چونکہ جو لوگ پین میں ہوتے ہیں وہ زیادہ چلاتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا اب یہاں سے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں پروڈکٹ اورینٹیشن کے اوپر، لیکن اس سے پہلے آپ سے رائے لیتے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ آیا تو ایک چیز انٹر کر دیجئے تاکہ میری تسلی ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب جو ہے چلتے ہیں بات کرتے ہیں پروڈکشن اورینٹیشن کے اوپر۔ پروڈکشن اورینٹیشن جو ہے یہ ہمارا دوسری ٹیکنیک ہے پروڈکشن کی، یا مارکیٹنگ کی، جس کے اندر ہم اپنی پروڈکشن کیپیبلٹیز کو خوب بڑھاتے ہیں، اور بڑھانے کے بعد ایک بڑا مینوفیکچرنگ سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں، اور ایکسیسو سیلز ایفرٹ کر کے کسٹمر تک پروڈکٹ کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اپروچ خاصی پرانی ہے، یہ کلونیل سسٹم کی اپروچ ہے۔ کلونیل سسٹم میں پروڈکٹس ہوتے ہی بڑے روایتی تھے، یعنی ایسے پروڈکٹس جو عمومی طور پر جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کسٹمر کو چاہیے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ بنیادی ضرورت کی اشیاء، چینی ہو گئی، ویٹ ہو گئی، دال ہو گئی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ چیزیں ضرورت کی ہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی زیادہ ریسرچ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس کو مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ایک بڑی کیپیبلٹی کے ساتھ۔ اس میں آرٹ یہ ہے کہ آپ کی مینوفیکچرنگ اچھی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کاسٹ جو ہے وہ منیمائزڈ ہو۔ اب جتنی کاسٹ آپ کم سے کم رکھیں گے اتنا آپ زیادہ کامیاب ہوں گے۔
तो मैं रिपीट करता हूँ, ये बेसिकली प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन नहीं, वो आगे चल जाएगी, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है बेसिकली टेक्निक। इस टेक्निक में हम ये करते हैं कि बिजनेस फोकस करता है प्रोडक्शन प्रोसेस पे। एक बड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप कर लिया जाता है जिसके अंदर एक प्लांट, एक सिस्टम ले आते हैं, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी डेवलप की जाती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फिर एग्रेसिव सेल्स की जाती है और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। मैंने आपसे कहा कि ज़्यादातर उन प्रोडक्ट्स में होता है जिन प्रोडक्ट्स में अंडरस्टूड बात है कि डिमांड पहले से मौजूद है, जैसे दाल हो गई, गन्ना हो गया, चावल हो गए, शुगर हो गई, सीमेंट हो गया, इसमें मोस्टली ऐसी चीज़ें अंडरस्टूड बात है। तो इसमें टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि सबसे पहली बात ये कि हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और जो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्शन ऑप्टिमम लेवल पे हो जहाँ पे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, यानी आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए, कम से कम कॉस्ट है, और जब कॉस्ट कम से कम आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो प्लांट ऐसा हो जो कॉस्ट कम से कम बेयर करे। दूसरी बात ये है कि द अप्रोच वर्क्स व्हेन मार्केटिंग इज ग्रोइंग मोर रैपिडली। ये आमतौर पे उस वक्त किया जाता है जब मार्केट में ग्रोथ हो। तो मार्केट ग्रोथ हो तो आपको पता है मार्केट एक्सटेंड हो रही है तो डिमांड बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल है मोबाइल मार्केट। शुरू हुए इसको सन 1990 से शुरू हुई है मार्केट, और आज 5 करोड़ कंज्यूमर्स पर मुश्तमिल है, और अभी भी ये मार्केट ग्रो कर रही है। तो अगर मार्केट ग्रो कर रही हो तो फिर कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में इसी तरह फूड की मार्केट इसकी एग्जांपल है। पाकिस्तान की आबादी सिर्फ इस खित्ते की पाकिस्तान बनने के वक्त 6 करोड़ थी और आज तकरीबन 22 करोड़ है। तो मार्केट बढ़ती चली जा रही है, घरों की डिमांड, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसी जगह पे ये बड़ी कारगर टेक्निक होती है। दूसरी चीज़ है ए मेजर टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू परस्यू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। यहाँ पे जो सबसे अहम काम ये है कि प्रोडक्शन जो है बेहतर की जाए और डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए आपकी। यानी आप हाँ बाई एयर यूज़ ना करें, बाई एयर यूज़ करेंगे ख़र्चा ज़्यादा आएगा। शिप यूज़ करें, ट्रेन यूज़ करें। जस्ट अ मोमेंट जी, 1 मिनट रुकना पड़ेगा हमें। असल में पैर ठंडे यख हो गए तो मैंने कहा मैं सॉक्स पकड़ लाता हूँ और सॉक्स पहन लेता हूँ ताकि इनकी ठंडक तो रुकू ना पहले। आए चल रहा है। अच्छा बच्चों, अब बात हम क्या कर रहे थे, बात को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। बीच में ज़रा कट आ गया था तो ज़रा फिर रिव्यू कर लेते हैं। बेसिकली हम कहना ये चाह रहे थे
बेसिकली हम कहना ये चाह रहे थे कि जो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर फर्म एक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी डेवलप करती है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देती है और फिर इस मैन्युफैक्चरिंग को वो अग्रेसिव सेल से मैनेज करती है। अगर कोई कहे कि सर इतनी प्रोडक्शन जाएगी कहाँ, तो मैंने पहले अर्ज किया कि ये ऐसी मार्केट में होती है जहाँ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड पहले से मौजूद है बहुत ज़्यादा। मैंने मिसाल दी दाल की, चावल का कारखाना, दाल का, सीमेंट का, स्टील का, तो ये ऐसे कारखाने होते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है इसका कि ये हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं ताकि कॉस्ट कम से कम हो। आप जानते हैं कि जब ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में चीज़ खरीदी जाए, मटेरियल ख़रीदा जाए, सस्ता मिलेगा। जब ज़्यादा बड़े पैमाने प्रोडक्शन की जाए कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जब कॉस्ट कम हो जाएगी मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। और फिर उसके साथ साथ ये होगा कि अप्रोच जो है वो ये है कि मार्केट रैपिडली ग्रो कर रही हो। तो मैंने कहा कि आप पाकिस्तान की मार्केट की मिसाल ले लीजिए, फूड मार्केट की ही ले लें। तो जब पाकिस्तान बना तो ये जो खिता है पाकिस्तान का, इसकी आबादी 6 करोड़ या 8 करोड़ थी, आज इसकी आबादी 22 करोड़ से ऊपर है। तो ग्रो ही हो रही है। उसके बाद फिर इसलिए सीमेंट की डिमांड, स्टील की डिमांड हमेशा बढ़ी है। ए मेजर टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू परस्यू इम्प्रूव प्रोडक्शन। एक ही काम बड़ा इनका ये है कि मेजर काम ये है कि एक तो प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव करो और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा महंगी ना पड़े, यानी चीज़ कस्टमर तक पहुंचाने का सस्ता तरीका निकाला जाए। ट्रक के ज़रिए भेजो, ट्रेन के ज़रिए भेजो, लेकिन बाय एयर ना भेजो ताकि महंगा काम ना पड़े, चीज़ सस्ती पड़े, तो फिर काम बनता है। जी, तो अब यहाँ पे भी सवाल पूछ लिया जाए कि क्या ये बात आपको समझ आई है? जी बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि आपको ये बात कितनी समझ आई है। तो बच्चों ने जी लिख कर भेज दिया है कि बात समझ आई है। तो इसके ड्रॉबैक भी देखने पड़ेंगे। ड्रॉबैक कितने हैं? अब ड्रॉबैक की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो इसके अंदर ये है कि अक्सर प्रोडक्शन जो है जब ज़्यादा अग्रेसिवली की जाती है और फिर अगर कंपटीशन भी आ जाए तो फिर डिमांड अक्सर प्रोडक्शन एक्सीड कर जाती है डिमांड से। यानी आप ये कह सकते हो वो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है कि आप सप्लाई बहुत ज़्यादा कर देते हैं और सप्लाई ज़्यादा करने से अल्टीमेटली मार्केट में सरप्लस माल चला जाता है या सरप्लस माल स्टॉक में फंस जाता है। नतीजा ये कि हम ओवर प्रोडक्शन करके बैठ जाते हैं। प्रोडक्शन तो अच्छी चीज़ है लेकिन ओवर प्रोडक्शन तो अच्छी चीज़ नहीं है। क्या ख्याल? प्रोडक्शन तो अच्छी चीज़ है लेकिन ओवर प्रोडक्शन तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम ओवर प्रोडक्शन करके बैठ जाते हैं, एक तो नुकसान है। दूसरा मसला इसके अंदर जो है वो ये आ जाता है कि जनाब जो है वो ये अप्रोच जो है, द अप्रोच डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कस्टमर प्रेफरेंसेस। ये जो अप्रोच है ये कस्टमर प्रेफरेंसेस को जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पाती। तो आप ये कह सकते हैं टेक इनटू अकाउंट कस्टमर प्रेफरेंसेस, ये कस्टमर प्रेफरेंसेस को काउंट नहीं कर पाती। ये वही ड्रॉबैक है जो पिछली वाली अप्रोच का था कि आप चीज़ बना के बेच तो रहे लेकिन कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर किस तरह के फीचर इसमें चाहता है। ठीक है, इसके अंदर कस्टमर को कोई एडिशनल चीज़ चाहिए है या उसकी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं पता होती। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इनिशियल रिसर्च है, जो इनिशियल रिव्यू होना चाहिए या कस्टमर फीडबैक होना चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आता। बस एक प्रोडक्शन करने की जल्दी है, माल बड़े से पैमाने पे बनाने की पसूड़ी पड़ी हुई है, लेकिन बुनियादी तौर पे आइडिया क्या है, करना क्या है, कुछ ऐसा
واضح نظر نہیں آتا کہ اس میں آپ کا ایم کیا ہے، تو یہ ایک سیریس ڈرا بیک ہے۔ ذرا اذان سن لیجیے آپ لوگ، پھر بات کرتے ہیں۔ جی تو ہم نے یہ کہا کہ جی بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ چیز بڑی نظر آتی ہے اس کے اندر کہ کسٹمر کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی کہ اس کو کیا چاہیے، آپ نے بس ایک جلدی تھی پروڈکشن کی وہ کر کے آپ نے مارکیٹ میں مال رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اکثر اوقات کسٹمر کے جب وہ ہوتا ہے، کسٹمر تو پورا پیکج چاہتا ہے، جب اسے نہیں ملتا تو اسے لوئر کوالٹی ڈکلیئر کر دیتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے، پھر مال پڑا رہتا ہے اور وہ پھر بکتا نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ نے سنا تو اب جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے، اگر آ گئی ہے تو ایک جی لکھ کے انٹر کر دیجیے۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اب چلتے ہیں اس سے آگے اور بات کرتے ہیں ہم پروڈکٹ اورینٹیشن پہ بات کرتے ہیں۔ پروڈکٹ اورینٹیشن میں ہم جو ہیں وہ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں اپنی سوچ کے تحت یا اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت، اور ہم جو ہے اس کو ایک آپٹیمم کوالٹی پروڈکٹ بناتے ہیں۔ اس آپٹیمم کوالٹی پروڈکٹ بنانے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک ایکسٹینسو کوالٹی کنٹرول سسٹم لے کر آئیں گے، اور ہم پرفیکٹ پروڈکٹ بنانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور ہم اس کے اندر وہ فیچر انکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارے نزدیک بڑے ورتھ وائل ہوتے ہیں۔ لیکن پروڈکٹ اورینٹیشن اپروچ کے اندر جتنی بھی سوچ ہے وہ کسٹمر کی نہیں ہوتی، یہ سوچ کسٹمر کی تھاٹ کو پرسیو کر کے ایک انجینئر جو ہے وہ یا ایک ڈیزائنر جو ہے وہ ایک پروڈکٹ میں ایڈ کرتا ہے۔ زیادہ تر چانس یہ ہوتا ہے کہ شاید انجینئر اس کسٹمر کی جو تھاٹ ہے اس کو صحیح سے پرووک نہ کر سکے، اس لیے رسک فیکٹر خاصا ہائی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پرووک کر بھی لے تو ایک خطرہ پھر بھی موجود رہتا ہے، اور وہ یہ رہتا ہے کہ اگر کسٹمر نے ریئلائز نہ کیا کہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے تو ساری کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ اس میں ایک کمپنی جو ہے ایک پروڈکٹ ڈیزائن کرتی ہے جو ان کے نزدیک کسٹمر کے لیے بڑا ویلیوبل ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کے نزدیک کسٹمر کے لیے بڑا ویلیوبل ہو سکتا ہے
لیکن پرابلم یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ اس کی ورتھ کرے گا نہیں کرے گا، یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. لہٰذا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انجینئر یا ڈیزائنر اپنی طرف سے تو بڑا بیسٹ پروڈکٹ بناتا ہے، لیکن مارکیٹ میں جب جاتا ہے تو کسٹمر اس فیچر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کسٹمر اس فیچر کی قدر نہیں کرتا، وہ اس کو ویلیو نہیں دیتا، تو یہ ساری کی ساری ایفرٹ ویسٹ ہو جائے گی. دس از واٹ وی کال دا پروڈکٹ اورینٹیشن. تو جو ڈرا بیک ہوا وہ کیا ہوا؟ ڈرا بیک یہ ہوا کہ business concentrate on its product. Result product may or may not fulfill customer requirement اور fulfill کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. اس کے اندر پاکستان میں کچھ ایگزامپلس ہیں. پاکستان میں ایک بڑا اچھا پروڈکٹ لایا جی، گیس آئرن، بڑا کام کیا گیا، لیکن جب وہ مارکیٹ میں آیا تو اس کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ کون ہر جگہ پائپ کی فٹنگ کراتا پھرے گھر میں. تو یہ پروڈکٹ کنوینئنٹ نہیں تھا، بنانے والے نے بڑا کام کیا اپنی طرف سے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کی سیل کوئی اتنی خاص مارکیٹ اچیو نہیں کر سکی، حتیٰ تک کہ کمپیریٹیولی فیول کنزمپشن کے اعتبار سے یہ پروڈکٹ کافی بہتر تھا، یعنی اکنامیکل تھا، تو لیس کاسٹ تھا، لیکن یٹ ڈیٹ اس کی وہ ایکسیپٹنس نہ ملی. اس طرح اور کئی پروڈکٹس ہیں اپنی طرف سے بڑے اچھے بنائے گئے، لیکن کسٹمر نے ان کو ویلیو نہیں کیا. اچھا بچوں، اب یہاں پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا جی. آپ کو آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. مارکیٹ اورینٹیشن. مارکیٹ اورینٹیشن ایک ایسی اپروچ ہے جس کے اندر ہم جو ہیں وہ مارکیٹ کو اسیس کرتے ہیں، مارکیٹ کو کسٹمر کی نیڈ کو وایا ریسرچ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کسٹمر کی نیڈ کیا ہے، اور اس کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم پروڈکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں یا ایسا پروڈکٹ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اسے کہتے ہیں مارکیٹ اورینٹیشن. تو ہم کہتے ہیں کہ مینجمنٹ پروسیس رسپانسبل فار آئیڈینٹیفائنگ، اینٹیسپیٹنگ، سیٹسفائنگ، ایک ایسا مارکیٹنگ پروسیس جو آئیڈینٹیفائنگ کرتا ہے، اینٹیسپیٹ کرتا ہے، سیٹسفائنگ کرتا ہے کسٹمر ریکوائرمنٹ کو. دس از ریٹن بائی چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹنگ سن UK. ریٹن کے جی مینجمنٹ کا وہ عمل جو رسپانسبل ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرو، اینٹیسپیٹ کرو اور سیٹسفائی کرو کسٹمر نیڈ کو مارکیٹ پلیس کے اوپر کہ اسے کیا پسند ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ اپروچ ہے، اس اپروچ سے کیا گیا کام ہمیشہ سکسیسفل ہوتا ہے. اور اس کی ریزن کیا بتائی جاتی ہے؟ ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے وہ کام کر دکھایا جو کسٹمر کو ایکچولی ریکوائرڈ تھا. جی بچوں، تو یہاں تک میں سب سے پہلے تو پوچھتا ہوں کہ کیا مارکیٹ اورینٹیشن کی بات سمجھ آئی ہے کہ کسٹمر کی نیڈ کو سمجھنا ہے، اس نیڈ کو سمجھنے کے لیے ریسرچ کرنی ہے، سروے کرنا ہے، اور پھر اس کی نیڈ کو سمجھتے ہوئے پروڈکٹ بنانا ہے یا ڈھونڈ کے لانا ہے اور اس کی من مرضی کے مطابق کام کرنا ہے. تو دس از واٹ وی کالڈ مارکیٹ اورینٹیشن. کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بیسٹ اپروچ ہے. تو کیا یہ سمجھ آیا آپ کو؟ سعدیہ کہہ رہی ہیں کلیئر ہے، عتیق کہہ رہے ہیں کلیئر ہے. جی بالکل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گئی بات. کسٹمر کی ڈیمانڈ کا جو آپ نے سوال کیا ہے ایک اسٹوڈنٹ نے، یہ آگے چل کے ہم پروڈکٹ لائف سائیکل میں اس پہ بات کر سکیں گے کہ پروڈکٹ لائف سائیکل میں یہ بات بڑی اچھی کلیئر ہو جائے گی آپ کو. تو یہ بچوں بات ہے کہ مارکیٹنگ اورینٹیشن کیا چیز ہے اور ہاؤ وی ورکس فار اٹ. تو ہم نے کہا جی کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسٹمر کی نیڈ کو اسیس کرتے ہیں
اس سے پوچھتے ہیں اور اس سے پوچھ کے چیز بناتے ہیں. اب اس اپروچ میں کمپیریٹیولی پروڈکٹ اورینٹیشن سے خطرہ کم ہے, چونکہ پروڈکٹ اورینٹیشن میں آپ خود گیس ورک سے کام لے رہے ہیں. آپ ڈائریکٹ کسٹمر سے نہیں پوچھ رہے, آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز بڑی اہم ہے اور اس کو چاہیے ہوگی, میرا اندازہ چاہیے ہوگی, اور وہ آپ نے بنا دی. اب جب بنا دی تو کسٹمر نے کرنا نہیں. یہاں پہ ایسا نہیں, یہاں پہ آپ نے قدم بہ قدم اس کے ساتھ ریسرچ میں رہنا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. تو یہاں پہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بزنس ڈیولپ کر رہے ہیں آپ, پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں آپ بیس آن دا واٹ از گڈ ایٹ ڈوئنگ, اچھا کیا کرنا ہے. اور یہاں پہ بزنس رسپانس کر رہا ہے کسٹمر نیڈ کو, وانٹس کو, ڈیزائن کر رہا ہے پروڈکٹ اکارڈنگلی. اب یہ بڑا فرق ہے کہ کہاں ایک ایک چیز کسٹمر سے پوچھ کے بھی اسٹیئرنگ کیسا چاہیے, اسپیڈو میٹر کیسا چاہیے, سیٹ کیسی چاہیے, گیئر اسٹک کیسی چاہیے, اور کہاں پہ آپ اپنی مرضی سے ایک چیز بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یار ہے بڑی اچھی, لے گا کوئی نہ کوئی, اور پھر آپ یاد دلاتے رہے کہ دیکھو اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے. تو کسٹمر ہو سکتا ہے کہ اس کی ورتھ کرے اور کسٹمر ہو سکتا ہے کہ اس کی ورتھ نہ کرے, لیکن کسٹمر اس بات کی ضرور ورتھ کرے گا جو کہ وہ خود کہتا ہے کہ ہونا چاہیے. تو یہ مارکیٹ اورینٹیشن اپروچ ہے وچ از اے بیسٹ اپروچ فار سکسیس ٹوڈے, اور آج دنیا میں یہ سب سے کامیاب اپروچ ہے. اسی کی بنیاد پہ آپ مارکیٹنگ پڑھیں. اب بینیفٹس آف مارکیٹ اورینٹیشن کیا ہے, دیکھیے سب سے پہلا بینیفٹ تو اس کے اندر یہ ہے کہ کمپنی وتھ مارکیٹ اورینٹیشن بلیو دیٹ, تو کس پہ بلیو کرتی ہے شاباش, اس میں سے کون سا آپشن چوز کریں گے آپ؟ جی بچوں, تو آپ نے صحیح کہا, بی میٹنگ کسٹمر نیڈس, meeting customer need better than competitor in the key corporate success. ٹھیک ہے جی, تو کسٹمر نیڈ کو میٹ کرنا ہے, جو کسٹمر کہہ دے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی, اور اگر سیلز لیول ایڈورٹائزنگ پروموشن کیا تو یہ تو سیلز اپروچ ہو گئی. ٹھیک ہے جی, پروڈکٹ گڈس آف آپٹیمم کوالٹی, یہ پروڈکٹ اپروچ ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اور پروڈکٹ شوڈ بی سولڈ ایکٹیولی, یہ بھی وہ سیلز والی اپروچ ہو گئی. تو بیسٹ اپروچ از دس ون. اینی وے, یہاں پہ آج کا ایک سیکشن ختم کر لیتے ہیں, یعنی ایک ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہاں تھوڑا رکتا ہوں اور دوسری پریزنٹیشن لاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ رکتا ہوں اور دوسری پریزنٹیشن لاتا ہوں آپ کے لیے. دوسرے
अस्सलाम वालेकुम जी। तो देखते हैं जनाब, आज फिर इसको दूसरी अप्रोच को भी देखते हैं साथ ही, यानी बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग में हम बात करने जा रहे हैं आपके हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग में हम बात करना जा रहे हैं मार्केटिंग प्रोसेस पे। मार्केटिंग प्रोसेस बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसको हम इस एंगल से देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के हवाले से सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है जिसका काम क्या है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया जाए किसका, मार्केट ओरिएंटेशन का, जिसको हम अभी पढ़ के हैं। वो टेक्निक जिसके तहत हम कस्टमर की नीड को असेस करें और इसके लिए हम एक इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें और वो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो है इसको मुमकिन बनाए कि प्रोडक्ट जो है मार्केट में कामयाबी से प्रोडक्ट लॉन्च किए जाए। मैं रिपीट करता हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन है जिसका फोकस है सिर्फ एक अप्रोच की एप्लीकेशन पे, वो है मार्केटिंग ओरिएंटेशन जिसकी हमने अभी बात की, और एक ऐसी इंटरप्राइज डेवलप करे जो मार्केटिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इन एक्टिविटीज़ को मैनेज करे और कस्टमर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिटेबली लेकर आए। तो इसको हम कहते हैं मैनेजिंग ए मार्केटिंग सिस्टम। एक मार्केटिंग सिस्टम हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसका सारे का सारा फोकस किस चीज़ पर है? सारे का सारा फोकस जो है वो मार्केटिंग ओरिएंटेशन पर है। लेकिन इस मकसद के पेश नज़र सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक मिशन की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन को एक मिशन की ज़रूरत है, यानी जाहिर बात है उसके पास एक रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। उस मिशन के पेश नज़र जो है आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल सेट करने और उसके मुताबिक आपको उसका इन्वायरमेंट एनालिसिस करना है जिसको हम पेस्ट फैक्टर कहते हैं, F1 में हमने पढ़े थे, ठीक है। और उसकी बुनियाद पे स्वॉट एनालिसिस करना है, ये भी हमने पढ़ा था। और फिर उसके मुताबिक वैल्यू चेन सेट करनी है और स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रोथ डिटरमिन करनी है और फिर इम्प्लीमेंटेशन करके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो पूरी की पूरी थॉट क्या है? सबसे पहली बात, कंपनी को एक मिशन की ज़रूरत है। मिशन होता है रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस। ये बात हम जो है वो पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के बुनियादी पेपर में। रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस अगर नहीं आपको समझ आ रही तो इसके ऊपर काम कीजिए, ढूंढिए इसको गूगल से, पढ़िए क्या होता है कंपनी मिशन, 2-4 एग्जाम्पलरी मिशन पढ़िए कंपनीज के, आपको बात समझ आएगी। उसके बाद गोल्स क्या है, मकासद क्या है। जाहिर है कि ख्वाब होता है विजन, विजन से बनता है मिशन, मिशन से बनते हैं गोल्स, गोल्स स्पेसिफिक होते हैं, बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके मुताबिक फिर आप इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं और इन्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद आप तय करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो क्या रखेंगे, यानी मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट जो है आप बेचेंगे, क्या पोर्टफोलियो होगा। इसके मुताबिक फिर आप स्ट्रेटजीज जो है वो चूज करेंगे और फिर वैल्यू चेन अकॉर्डिंगली बनेगी। अब रही बात ये कि जब आप ये सारी प्लानिंग कर लेंगे तो फिर इस पे अमल दरामद होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप इन गोल्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। इस सारे अमल को हम मैनेजमेंट प्रोसेस या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं इस अमल को। तो सबसे पहले तो यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं
जी वो तो बात समझ आ गई बात की। अगर आ गई है तो एक जी एंटर कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है जी। तो बात ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि सबसे पहले विजन बनता है, ख्वाब। ठीक है जी, विजन बनता है। विजन को आप क्या कहते हैं? विजन को आप ख्वाब कहते हैं। एक कंपनी का ख्वाब है। मिशन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है कि कंपनी क्यों बनाई गई, उससे उसके मकासद, और फिर उस मकासद को हासिल करने के लिए इन्वायरमेंट एनालिसिस किया जाता है और फिर तय किया जाता है कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा। उसके लिए हिकमत अमली बनाई जाती है जिसे आप स्ट्रेटेजी कहते हैं, और स्ट्रेटेजी पे फिर आप अमल दरामद करते हैं और फिर आप अपने मकासद को हासिल करते हैं। ये है इसका प्रोसेस। तो इसको आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस कह सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको लगी वो था मिशन। अब मिशन क्या है? मिशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, व्हाट इट वांट्स टू अकम्प्लिश। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हासिल करना चाहती है। एक दफा फिर अजान के लिए रुकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि एक मिशन है जिसको हासिल करने के लिए एक कंपनी जो है वो बाकायदा तौर पे ऑब्जेक्टिव और गोल सेट करती है। उन ऑब्जेक्टिव और गोल्स के लिए फिर वो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाती है और इस तरह वो अपने मकसद को हासिल करती है। तो दिस इज व्हाट द वे टू गो थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मन देखिए, जब तक एक मंजिल नहीं होगी ट्राई क्या करोगे अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले एक मंजिल होनी चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए सारी कोशिश होगी ना। तो पहले एक मिशन हो, एक मंजिल हो। जैसे आपने मिशन रखा हुआ है कि मैंने सीएमए क्वालिफाई करना है, तो ये मिशन है ना आपका। इसी तरह कंपनी भी कहती है हमारा एक मिशन होना चाहिए। एक उसके बाद फिर हम अपनी मंजिल तय करेंगे कि ये मंजिल में हम पहुंच गए तो मिशन मिल जाएगा, और फिर उसके बाद टारगेट्स के मुताबिक हम अपना देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स अगर हम बेचे तो हमारा मसला हल होगा। लेकिन ये सारी बात एक एनालिसिस के नतीजे में सामने आई। ये एनालिसिस पे हम बात तफसील से करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तो नेक्स्ट लेक्चर प्रॉबेबली शायद ट्यूसडे को, मंडे को ना हो, चूँकि मंडे को मेरा एक लेक्चर और है जिसके अंदर एसीसी कन्वर्जन वाला जो काम है, कुछ लोग हैं उनके लिए कोई 6 से 9 मेरी क्लास है। तो क्वाइट पॉसिबली वहाँ पे शायद आपका लेक्चर इंटरप्ट हो जाए, या मैं कहूँगा मतलब आप लोगों से कि टाइम इसका चेंज कर लें आपकी क्लास का। तो आपकी क्लास का टाइम क्या रखा जा सकता है? अगर मैं कहूँ जी 5 बजे से पहले पढ़ लें तो आप पढ़ सकते हैं 5 बजे से पहले क्लास, 6 बजे से पहले सॉरी। अगर मैं 5 से 6 आपको बुला लूँ तो आप आ सकते हैं। सारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ज़रा, इफ़ आई से यू कि आप क्लास ले लें 5 से 6 बजे। पॉसिबल है? जी बच्चों, मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ। और रूज कह रही है हो सकता है। कोई और बच्चा? अच्छा, रुतबा कह रहे नहीं हो सकता। रुतबा कह रहे हो सकता है। रिमशा कह रही नहीं हो सकता। नहीं, इसको ऐसे करूँगा, मैं 5 से 6 पढ़ा लूँगा और आपको रिकॉर्डिंग जो है वो सेंड कर दूँगा लेक्चर की। जैसे मैंने आज आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग सेंड की है, इसी तरह आपको मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है जी। तो मंडे को जो है मैं कह दूँगा उन्हें कि आपको 5 से 6 बजे के करीब जो है वो बुला लिया जाए लेक्चर के लिए। तो ये हमारा जो है वो प्लान होगा इंशाल्लाह मंडे वाले दिन का। उस दिन मैं आपको फिर पूरा इन्वायरमेंट एनालिसिस जो है तफसील के साथ जो है
करा दूंगा। जी पाकिस्तान जी, अच्छा बच्चों, तो हम बात कर रहे थे किस चीज़ पे, हम बात कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि जी एनालिसिस जो है ना, ये फिर इंशाल्लाह तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन एनालिसिस के बाद जाहिर बात है हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, और वो स्ट्रेटेजिक प्लान जो है उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, अमल दरामद होता है। और आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ पे अमल दरामद करते हैं, काम करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है कि हमने जो तय किया है, हमने जो काम तय किया, हम उस पर चल ना सके। और अगर हम चल ना सकें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें कंट्रोल चाहिए, मेजर्स चाहिए, जो अंदाज़ा कर सकें कि ऐसा तो नहीं कि हम अपने ट्रैक से हट रहे हैं। तो एक बात आ जाती है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस के बाद बात बनेगी कि तो एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं बात को क्या जी? एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब ही ये है कि हमने पूरे का पूरा तज्जिया करना है। तज्जिया करने के बाद हमने प्लान करना है, प्लान यानी मनसूबाबंदी करनी है। फिर यानी देखिए तज्जिया क्या होता है? किसी चीज़ का डेटे की बुनियाद पे, किसी मौद की बुनियाद पे कोई नतीजा अखज़ कर लेना, कोई अंदाज़ा लगाना, और उसकी बुनियाद पे मनसूबाबंदी करना, उस मनसूबाबंदी पर फिर अमल दरामद करना,
और अमल दरामद करने में हमेशा जो होता है एक ही ख़तरा होता है कि ऐसा ना हो कि हम अपने रास्ते पर सही से ना चलें, तो फिर उसके लिए कंट्रोल्स होने चाहिए जो हमें वक्तन फ़क्तन एहसास दिलाएं और हम अपने रिज़ल्ट को वैल्यूएट करें, और अगर ज़रूरत है तो हम करेक्टिव एक्शन करें, यानी इसको दुरुस्त करने के लिए हम कोशिश करें और वापस आए अगर हम डी ट्रैक हुए। तो ये एक पूरा अमल है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत हम इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम इसी चीज़ को जो है वो ज़ेर बहस रखते हैं। तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है यहाँ तक काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। तो आज की कैपेसिटी तो इतनी ही काफ़ी है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? जी बच्चों, सादिया कह रही ठीक है, सलमान कह रहे 100% समझ आया है। आखिरी टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये टेक्निकल होगा, उसकी वजह ये है कि ये स्ट्रेटेजिक का थोड़ा सा टॉपिक है, लेकिन जिस मैंने उर्दू लिख के समझाने की कोशिश की है कि जितना मैं आपके लिए आसान कर सकूँ। लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ने के बाद आपको ये मनसूबाबंदी आनी चाहिए, चूँकि आगे चल के आपने यही काम करना है अपने फ्यूचर में। जब आप CMA क्वालिफाई कर देंगे तो आपको प्लानिंग में आना है, लिहाजा ये आपको समझना पड़ेगा कि एनालिसिस के बाद मनसूबाबंदी कैसे होती है, प्लानिंग कैसे होती है, स्ट्रेटेजी कैसे डिज़ाइन होती है, और फिर स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करते हुए किस तरह हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, कंट्रोल लगाते हैं। ये आपको लाजमी सीखना पड़ेगा, चूँकि ये अगर हम नहीं सीखते फिर हम ऑपरेशनल लेवल से ऊपर नहीं जा पाते, ये मसला होता है। तो आज के लिए हम इसको यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।